हेलो स्टूडेंट्स, रिटेल मैनेजमेंट के अंदर हमें 8th चैप्टर पढ़ना है आज, जो कि है स्टोर लेआउट। देखिए क्या है, हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा स्टोर डिज़ाइन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्टोर के इंटीरियर्स थे उनमें एक पार्ट था स्टोर लेआउट। स्टोर लेआउट क्या होता है कि आपने किस तरीके से अंदर से स्टोर को डिज़ाइन किया हुआ है, किस तरीके से आपने मर्चेंडाइज को अरेंज किया हुआ है स्टोर के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्टोर लेआउट। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि वो आपके स्टोर का जो है बेटर लुक लगे और इम्प्रेशन जो है कस्टमर के माइंड में, जो फर्स्ट इम्प्रेशन जाता है स्टोर के अंदर जाते ही, वो एक अच्छा इम्प्रेशन जाए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, तो ये है, तो आपका स्टोर लेआउट ऐसा होना चाहिए कि वो ये बताए कि आप क्या ऑफ़र करना चाहते हो कस्टमर को, और कस्टमर को जो है डिसीज़न लेने में हेल्प करें, और जो है कस्टमर परचेज़ करने के लिए बिल्कुल ही खुद से ही तैयार हो जाए, इस तरह का स्टोर लेआउट होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने लायक है, वो ये कि ये डिसीज़न भी इरिवर्सिबल होता है। एक बार ही आपने एक पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर लेआउट अगर बना लिया, अगर ये डिज़ाइन कर लिया, आपने अरेंजमेंट कर दी पूरी, तो इसको उलट सुलट करना बहुत मुश्किल होता है। अदरवाइज़ अगर आप करते भी हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं और कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाती है आपकी। इसलिए क्या है कि कोशिश करें कि स्टार्टिंग से ही आप जो है अच्छा एक लेआउट तैयार कर लें, ताकि कोई समस्या आपको ना आए। और जो है ये जो डिसीज़न है आपका स्टोर लेआउट का, ये कई चीज़ों पर इफ़ेक्ट डालता है। जैसे आपके ओवरऑल रेवेन्यू पर तो डालेगा ही इफ़ेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी पर, आपकी गुडविल पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे। अगर वेल अरेंज ही नहीं होगा स्टोर, तो हम अगर उस स्टोर में चले जाएंगे, बाहर निकल के क्या कहेंगे, यार ले तो ली चीज़, कोई मज़ा नहीं आया परचेज़ करने में, क्योंकि कुछ भी अरेंज ही नहीं था, है ना। तो वो चीज़ है, कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न है ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन अबाउट स्टोर लेआउट। कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे डिसीज़न को कि स्टोर लेआउट हमारा कैसा होगा। तो जो हमने वहाँ स्टोर डिज़ाइन वाले पढ़े थे ना फैक्टर्स, बिल्कुल लगभग वही फैक्टर्स हैं। देखो क्या है, एक तो फ्लोर स्पेस जितना अवेलेबल होगा, ऑब्वियसली हम उसी के हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे ना चीज़ों की। तो इसलिए क्या है कि स्टोर का स्पेस कितना अवेलेबल है, वो आपको का फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा। दूसरा है टाइप ऑफ मर्चेंडाइज, किस तरह की जो है चीज़ें आप बेच रहे हैं, वो यहाँ पर अफेक्ट करेगा। तो मर्चेंडाइज क्या बेच रहे हो आप, वो अफेक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पर कहता है, जैसे कि मेडिसिन अगर आप बेच रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई जो है केमिस्ट भी रखना पड़ेगा साथ में, प्रेजेंट होना चाहिए वो हमेशा। ठीक है, तो कई चीज़ों के लिए वेल ट्रेन पर्सन्स चाहिए होते हैं, तो वो ट्रेन पर्सन्स जो हैं वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है ना मर्चेंडाइज पर कि आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। ये है, इसके बाद है लेवल ऑफ इन्वेंट्री। जैसा कि हमें पता है कि ऐसा तो होता नहीं कि जो आप लेकर आए हो आज स्टोर के अंदर और आज के आज ही बिक जाएगा हाथों हाथ ही आते ही, ऐसा तो नहीं होता। तो हमें स्टॉक के लेवल्स रखने पड़ते हैं ना। तो स्टॉक के लेवल्स रखने हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा जब आप स्टोर का लेआउट बनाओगे। ठीक है, ये है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, कितने कस्टमर एक टाइम में स्टोर के अंदर आते हैं, कितने स्टोर में विज़िट करते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। कि अगर हमारे कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे तो हमें थोड़ा सा खुला स्पेस और उसी तरीके से अरेंज करना होगा, और अगर कस्टमर आते हैं कम तो हम थोड़ा सा उसी हिसाब से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ताकि कोई चोरी वगैरह होने का, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर होते हैं उसी टाइम इस तरह के डर होते हैं ना, क्योंकि अदरवाइज़ तो हमें दिख ही जाएगा कोई चोरी करके ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि उसका भी डर हमें ना रहे, इस तरीके से लेआउट तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मोड ऑफ ऑपरेशन, कि आप किस तरीके से बेच रहे हो अपनी मर्चेंडाइज को, जो भी गुड्स आप बेच रहे हो कस्टमर को, किस तरीके से बेच रहे हो, वो अफेक्ट करता है आपके स्टोर लेआउट को। जैसे अगर आपने आप खुद नहीं, मतलब जो है सेल्स पर्सन नहीं रखे हुए हैं, आपने बहुत कम 2-4 लोग रखे हुए हैं और सेल्फ सर्विस है अगर आपके स्टोर में, तो आपका स्टोर लेआउट जो है उसी के हिसाब से होगा। और अगर आप जो है खुद निकाल कर चीज़ें दे रहे हैं, मतलब आपने सेल्स पर्सन रखे हुए हैं, तो आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन अलग हो सकता है। तो यहाँ पर
जो अरेंजमेंट है वो मोड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से ही होगी। तो आपको मोड ऑफ ऑपरेशन को हमेशा दिमाग में रखना है जब आप स्टोर लेआउट बनाते हैं। इसके बाद आता है नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, कितने सेक्शन या कितने डिपार्टमेंट आपके रिटेल स्टोर के अंदर होंगे वो अफेक्ट करेगा कि आप किस तरीके से अरेंज करो उसको, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। इसके बाद करना क्या है, कैसे डिज़ाइन करना है स्टोर लेआउट को, उसके कुछ पॉइंट हैं। देखिए क्या है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें पॉइंट्स बताए हुए हैं। सबसे पहले प्रिपेयरिंग प्लानोग्राम्स, फिर चेक फिजिबिलिटी, एलोकेशन ऑफ स्पेसेस, कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू एक्शंस, लोकेटिंग डिपार्टमेंट्स, और लास्ट में है ऑर्गेनाइजिंग द मर्चेंडाइज। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रिपेयरिंग प्लानोग्राम्स। देखो क्या है, प्लानोग्राम क्या होता है, एक डायग्राम हम बनाते हैं जिसके अंदर कि क्या और कैसे हम अरेंज करेंगे, कहाँ पर क्या प्रोडक्ट रखा जाएगा और किस तरीके से, मतलब हम जो है शेल्स, कौन से प्रोडक्ट मर्चेंडाइज के लिए कौन सी शेल्स होंगी, हम एक डायग्राम बना लेते हैं उसका, ठीक है। जैसे ब्लूप्रिंट हम बोलते हैं ना, वो टाइप है ये एक तरीके से। तो ये है, तो यहाँ पर कि इन्वेंट्री कैसे रखनी है आपने और कहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए ये हम प्लानोग्राम बना लेते हैं। और यहाँ पर देखो क्या है कि किसी भी रिटेलर को सब कुछ नहीं आता ओब्वियसली, तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट्स की एक टीम होगी जो स्टोर लेआउट को डिज़ाइन करते हुए हेल्प करेगी रिटेलर की। अपनी नीड रिटेलर बता देता है, अपना बजट बता देता है, उसके हिसाब से ही जो है लेआउट तैयार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चेक फिजिबिलिटी चेक करनी है। देखो हमने अपनी तरफ से डिज़ाइन बना दिया, स्टोर लेआउट बना दिया हमने, लेकिन क्या है कि हमें आर्किटेक्ट से, कॉन्ट्रैक्टर से, स्टोर प्लानर से, हमें इनकी स्पेशलिस्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी ये जानने के लिए कि जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो जब एक्चुअल में हम बनाएंगे तो क्या वैसा बनेगा जो हम चाह रहे हैं। तो उस फिजिबिलिटी को जांचने के लिए हमें इन स्पेशलिस्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये इनसे सलाह लेकर अगर कोई चेंज है तो वो करके प्रॉपर स्केच एक तैयार कर लिया जाता है कि हमें ये करना है, ठीक है। इसके बाद आता है एलोकेशन ऑफ स्पेसेस। यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर ऑपरेशनल प्लान इस्टेब्लिश करने के लिए स्पेस जो है हर एक चीज़ के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर अलग स्पेस जो है एलोकेट कर दिया जाता है। जितनी तरह की आप जो है गुड्स बेच रहे हो, क्या डेप्थ है और क्या विड्थ है, वैरायटी कितनी रखनी है आपने, उसके हिसाब से कितने डिपार्टमेंट बनेंगे और उनके लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए कितना स्पेस होगा वो एलोकेट किया जाएगा। इसके बाद है कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू एक्शन। अब आपने, अभी तक तो देखो सब कुछ पेपर पे था, अब क्या है एक्चुअल में करना है। प्रैक्टिकली जो हमने आइडियाज़ लिए हैं उनको प्रैक्टिकली हमने अप्लाई करना है अब, ठीक है। तो ये है, तो एक्चुअल में डिज़ाइन करना है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपना बजट और कितने टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा, ये टाइम और बजट को ध्यान में रखते हुए हम एक्शन में आएंगे। इसके बाद है लोकेटिंग डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर फिर जो है अब एक्चुअल में देखो, वहाँ पर एलोकेशन ऑफ स्पेसेस में अलग अलग डिपार्टमेंट को हमने स्पेस दिया था पेपर पर, ठीक है। अब लोकेटिंग डिपार्टमेंट में क्या है, एक्चुअल में आप वो चीज़ें वहाँ पर रख देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल शेप यहाँ पर ले लेगा प्लान। इसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग द मर्चेंडाइज। अब यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइज करोगे आप हर डिपार्टमेंट में अपने हिसाब से, कौन सा साइज़ का, किस कैटेगरी का, किस कलर का प्रोडक्ट आपने कहाँ रखना है, ठीक है। तो ये जो है हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट है जो चैप्टर है उसका, वो है टाइप्स ऑफ स्टोर लेआउट। स्टोर लेआउट जो है कितनी तरह का होता है, 4 बेसिक टाइप का स्टोर लेआउट होते हैं। ग्रिड लेआउट है, रेस ट्रैक लेआउट है, फ्री फॉर्म या बुटीक लेआउट है, और लास्ट है स्पाइन लेआउट। अब यही जो है इस चैप्टर के अंदर है लास्ट पार्ट जो है। देखिए क्या है, पहला है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट कौन सा होता है, सबसे कॉमन यूज़ होने वाला लेआउट है ये ज़्यादातर जो सुपरमार्केट्स हैं या डिस्काउंट स्टोर्स हैं उनके अंदर यूज़ होता है। जैसे कि इजी डे, इसका एक अच्छा एग्जांपल है। इजी डे जैसे हमारे जींद में है, वो इसी तरीके के ग्रिड लेआउट में बना हुआ है। इसके अंदर होता क्या है कि जो स्टोर की वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स के साथ साथ यहाँ पर जो है आप सेक्शंस बनाते हो और उसके पैरेलल
आप पैरेलल मैनर में आप डिस्प्ले करते हो अपने मर्चेंडाइज को, ठीक है। तो ये है। और यहाँ पर क्या है कि सेल्फ सर्विस जहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है वहाँ ये वाला ठीक रहता है आपका स्टोर लेआउट, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी इफ़ेक्टिवली सेल्फ सर्विस पॉसिबल है और अच्छे से इस स्टोर लेआउट में इस तरह के में जो है मैनेज किया जाता है स्पेस को, और काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी ये रहता है, ठीक है। तो ये देखो आप डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, इस तरीके से ये बना होता है। जो स्पेसिज़न देखो आप, जो ये बने हुए हैं ना डिब्बे से, ये वाले इसके बीच में जो स्पेस होता है ना, यहाँ पर इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये बने हुए हैं, इनके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल होगा, यहाँ पर इक्वल होगा। तो ये इक्वल स्पेस में बना होता है बिल्कुल जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। तो ये ग्रिड लेआउट होता है। अब यहाँ पर इसकी कुछ मेरिट्स दी हुई हैं, क्या है? सबसे पहला तो ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। दूसरा जो है एफिशिएंटली इस स्टोर लेआउट को आराम से बनाया जा सकता है। इसके अलावा थर्ड यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा फिक्सचर्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो है सेम लेंथ की, क्योंकि ये हमने बात की ना कि सेम इनके बीच में स्पेस होता है, तो एक इजी जो गलियारा बोलते हैं हम इसको, जो एसल्स लिखा हो ना, ये गलियाँ सी जो बनी हुई है ना उनके बीच में, वो है सेम लेंथ की होती हैं ये। इसके अलावा जो है कस्टमर जो है जो भी सामान उसे चाहिए रिटेल स्टोर के अंदर, वो आसानी से ढूंढ सकता है उसको। इसके अलावा सेल्फ सर्विस जहाँ पर आप दे रहे हो वहाँ पर ये सबसे बेस्ट है, और ये सेल्फ सर्विस को ही प्रमोट करने के लिए बेसिकली बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद डीमेरिट भी हैं क्या इसकी कोई? हाँ, इसकी कुछ डीमेरिट है कि ग्रिड लेआउट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू ये बाकी जो है, जैसे बुटीक लेआउट जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। इसके अलावा कस्टमर जो है सभी मर्चेंडाइज यहाँ पर नहीं देख सकता है, सभी एक्सपोज नहीं होते हैं उसको एक साथ। इसके अलावा ये फॉर्मेट जो है ये अनप्लैन्ड परचेज को प्रमोट नहीं करता। ऐसा इसमें क्या होता है कि जो हमें सोच के गए हुए ना कि ये वाली चीज़ें परचेज करनी है, वही हम परचेज करते हैं। अनप्लैन्ड परचेज यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो ये डीमेरिट्स हैं कुछ इसकी। तो ये था ग्रिड लेआउट। इसके बाद आता है रेस ट्रैक लेआउट। रेस ट्रैक लेआउट जो है वो, इसको लूप लेआउट भी बोलते हैं हम। इसमें क्या है, रेस ट्रैक की तरह एक जो है शेप में होता है, ये रेस ट्रैक जैसे होता है उस शेप में होता है। ये पूरे जो है एक बड़ी गली सी होती है, जो कि स्टार्टिंग से मतलब एंट्रेंस से लेकर जो एसएल है वो क्या होगी, लास्ट तक बनी होती है, और उसके चारों तरफ जो है एक तरीके से क्या होगी, बहुत सारे मतलब जैसे इसके अंदर आप देखो क्या है कि जो ग्रिड वाला हमने पढ़ा था, देखो आप क्या है कि बहुत सारी गलियां सी बनी हुई हैं इसमें, लेकिन जो हमारा रेस ट्रैक वाला होता है इसके अंदर क्या है, देखो आप ये बेसिक फॉर्म जो दिखाई हुई है, सिर्फ एक ही एसल बनी हुई है यहाँ पर, और स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक है वो, ठीक है। तो ये रेस ट्रैक टाइप जो है आपका लेआउट होता है। और जो है ये कस्टमर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्योंकि होकर गुजरेंगे, तो इसलिए इम्पल्स परचेजेस यहाँ पर को प्रमोट रेस ट्रैक जो लेआउट है वो करता है, ठीक है। इसकी मेरिट्स क्या हैं, देखो ये नीचे वाला जो है अच्छे से एक रेस ट्रैक लेआउट बनाया हुआ है, इसको समझेंगे एक बारी। यहाँ पर मेरिट्स देखो आप इसकी क्या है। इम्पल्स परचेज जो है वो कस्टमर करता है, न्यू वैरायटी क्योंकि उसको एक्सपोज्ड होती है। न्यू वैरायटी और प्रोडक्ट्स जो है, न्यू वैरायटी एंड प्रोडक्ट्स जो है वो क्या करते हैं, कस्टमर ट्राई आउट करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये है। इसके अलावा इसकी क्या कोई डीमेरिट है? डीमेरिट इसकी यही है कि कस्टमर फोर्स परचेज कर लेता है, वो चाह भी नहीं रहा है, क्योंकि वो उन गलियों में से, वो एक ही गली है और उसमें से जा रहा है ना, तो उसके सामने एक्सपोज्ड हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो ऐसी चीज़ें खरीद लेता है जिसकी शायद उसको ज़रूरत नहीं है, इसलिए ही यही इसकी डीमेरिट है एक, ठीक है। देखो ये आप देखो यहाँ क्या है, एंट्री एग्जिट है, और यहाँ पर भी एंट्री एग्जिट है। आप देखिए जो ये बीच में बने हुए हैं, जो हमने ग्रिड वाला पढ़ा है, उसमें स्पेस है इनके बीच में, जो बीच में आपने सामान रखा हो उनके बीच में, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। ये होम पेंट के बीच में कोई यहाँ पर ये गली नहीं बनी हुई है, ये गली सिर्फ ये है जो खाली स्पेस है,
ये एसल जो है वो सिर्फ यही है, ठीक है। तो मैन वुमेन कुकिंग कुकवेयर बेडिंग ये मैटरनिटी चिल्ड्रन और टोडलर इन्फेंट इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है ये, यानी कि पर्सन को यहाँ से देखो आप एंट्रेंस से अगर यहाँ से घुसता है तो या तो इस यहाँ से घुस के और इन्फेंट तक ऐसे पहुँचना पड़ेगा ये, या फिर जो है यहाँ से सीधा जाकर और ये यहाँ से घूम कर आएगा, ठीक है। या फिर जो है क्या करेगा कि इस एंट्री से जाता है तो फिर यहाँ से सीधा ये इन्फेंट तक पहुँच सकता है, तो बीच में से नहीं घुस सकता ना कहीं से। तो ये चीज़ है, आप समझ रहे हो ना कि अगर ये घूम के कहीं से भी आ रहा है तो आप देखो अगर ये इस एंट्री से भी आया तो इसने जो है यहाँ पर टोडलर आया पहले फिर इन्फेंट पर पहुँचाए, तो ये मिलती जुलती चीज़ें हैं ना। तो भाई छोटे बच्चे के लिए लेने गए हैं तो क्या होगा कि चल यार थोड़े दिनों में ये भी काम आ जाएगा, अभी थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो टोडलर्स की भी चीज़ें हम ले लेते हैं। तो इम्पल्स परचेज को बढ़ावा दे रहा है ना ये, तो ये चीज़ यहाँ पर बताता है। और अगर मान लो कि दूसरी जगह से इसने एंट्री कर ली तो आप देखो कि अगर ये सीधा यहाँ से ही मुड़ जाता है तो भी होम, कुकवेयर, वुमेन के लिए, मैटरनिटी के लिए, टोडलर के लिए ये सब चीज़ें आएंगी। और इधर से देखो आप ज्वेलरी का भी आएगा, उसके बाद जाकर इन्फेंट का रहा है, उसके सामने बुक्स भी है, उसके सामने उधर हेल्थ एंड ब्यूटी भी है। तो क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोज्ड हो जाएंगे उसको, तो हो सकता है कि वो जो है परचेज़ कर ले। तो ये है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, डिफरेंस बताता है जिसमें ग्रिड लेआउट और रेस ट्रैक लेआउट में बिल्कुल सौ डिफरेंस है, आप समझ सकते हो। ग्रिड लेआउट जो है ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू रेस ट्रैक। दूसरा यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं होता जो ग्रिड लेआउट है वो कस्टमर के लिए, लेकिन रेस ट्रैक जो है वो कंपैरेटिवली अपीलिंग होता है, प्लीज़ करता है कस्टमर की आइज़ को, ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है जो ग्रिड लेआउट है वहाँ पर अनप्लान्ड परचेज नहीं करता है कस्टमर, और यहाँ पर इसका बेनिफिट ही ये है रेस ट्रैक वाले का कि अनप्लान्ड परचेज कर लेता है। इसके अलावा जो ग्रिड है उसमें काफ़ी सारे एसेल्स होते हैं और इसके अंदर जो है ज़्यादा रेस ट्रैक वाले में ज़्यादा गलियारे नहीं होते, ये है। तो ये थे हमारे 2 लेआउट। इसके बाद थर्ड आता है फ्री फॉर्म और बुटीक लेआउट। बुटीक स्टाइल लेआउट जो है वो कैसा होता है, देखो नाम ही क्या है, फ्री फॉर्म, यानी कि किसी भी स्पेशल मैनर में अरेंज्ड नहीं है, वो प्री डिफाइंड मैनर में अरेंज्ड नहीं है, एसिमेट्रिकल तरीके से अपने हिसाब से ये अरेंज किया हुआ है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोर लेआउट है ये। फिक्सचर और मर्चेंडाइज जो है किसी सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंज नहीं होते, लेकिन ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसको जो है एक वो सूदिंग एक्सपीरियंस रहता है उसका परचेज़ करने का, ठीक है, क्योंकि सेट पैटर्न तो है नहीं, तो इसलिए। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, कुछ मेरिट्स दी हुई हैं, देखिए इसकी थोड़ा सा आप पढ़ लेना। कुछ मेरिट्स दी हुई हैं, वो क्या है, शॉपिंग पहला तो काफ़ी ज़्यादा एक इन्जॉयबल एक्सपीरियंस बन जाता है उनके लिए। इसके अलावा इस तरह के जो लेआउट है इसके अंदर भी इम्पल्स परचेजेस कस्टमर करता है, ठीक है, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव होता है, कोई चीज़ें पसंद आ जाती हैं, वो हो सकता है कि वो परचेज़ कर ले। इसके अलावा क्या है, रेवेन्यू जो है इस तरह के लेआउट के देखने में आया है कि ज़्यादा होते हैं जो रिटेल स्टोर है उसके लिए, क्योंकि फ्री इन्वायरमेंट में कस्टमर जो है टेंशन फ्री होकर एक तरीके से परचेज़ करता है, तो वो ज़्यादा परचेज़ करता है, ये है। इसके अलावा जो है रिटेल स्टोर जो है ये इस तरह का वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, कस्टमर को परचेज़ करने के लिए एनकरेज करने वाला होता है, ठीक है। देखो अब आप ये बनाया भी हुआ है यहाँ पर, आप देखो कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ से आपने एंट्री की, यहाँ पर भी डिस्प्ले है, इधर भी डिस्प्ले है, इधर विंडो डिस्प्ले है, यहाँ चेकआउट है, यहाँ ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर चेंजिंग रूम है। आप देखो यहाँ पर ये गलियारा ये यहाँ पर बना हुआ है, इनके बीच में स्पेस, और ये देखो आप यहाँ छोटे छोटे बने हुए हैं, यहाँ पर बड़े बड़े बने हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है सेट कोई पैटर्न यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ है। इसकी क्या कोई डीमेरिट्स हैं? हाँ, कुछ एक इसकी डीमेरिट है। क्या है कि पहली बात तो कोई सेट क्योंकि पैटर्न नहीं है तो यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस जो है वो वेस्ट होता है स्टोर का, ठीक है। दूसरा जो है काफ़ी कॉस्टली भी पड़ेगा, फिर ऑब्वियसली स्पेस अगर आपका वेस्ट होगा तो कॉस्टली भी हो जाता है ये। इसके अलावा यहाँ पर पर्सनल सेलिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्टोर समझ में नहीं आएगा कस्टमर के इतना जल्दी से, वो एंटरटेन तो होगा नहीं, मतलब इस तरीके से कभी उधर से निकल गया, कभी उधर से निकल गया, कहीं कोई चीज़ आ गई, कोई चीज़ आ गई, बट
उसको कई बार समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको सेल्स पर्सन रखने होंगे उसको समझाने के लिए। ये है। इसके अलावा यहाँ पर शॉप लिफ्टिंग के भी चांसेस हो जाते हैं अगर आपने स्टोर जो है सेल्स पर्सन कम रखे होंगे, या फिर कई बार क्या होता है सेल्स पर्सन इधर उधर किसी कस्टमर के साथ बात कर रहा है, कुछ समझा रहा है उसको, तो क्या है कि दूसरा कस्टमर वहाँ से शॉप लिफ्टिंग करके निकल गया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए क्या है कि यहाँ पे ये एक डीमेरिट है। अब बुटीक स्टाइल जो लेआउट है जो हमने अभी पढ़ा और ग्रिड लेआउट, इसमें डिफरेंस बताया हुआ है। ये आप एक बारी देख लेना, आप अगर खुद से पढ़ोगे तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं दोबारा बता दूंगी। इसके बाद आता है स्पाइन लेआउट। स्पाइन लेआउट जो है, जो हमने ये तीनों तरह के लेआउट पढ़े हैं ना, उसका कॉम्बिनेशन है स्पाइन लेआउट। जैसे हमारा रेस ट्रैक वाले में था, ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि एक एसल ऐसी होती है जो स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक जाती है, और दूसरा है यहाँ पर जो है एक गलियारे भी बने होते हैं इस तरीके से, और एक और चीज़ होती है जो स्टोर की जो वॉल्स हैं उनके साथ साथ आपने जो है डिस्प्ले किया होता है, तो ऐसा ही ग्रिड वाले में था। और जो है एक जो अंदर बाकी जो जगह बची है वो फ्री फ्लो की तरह अरेंज्ड होती है, तो इसलिए यहाँ पर सभी का कॉम्बिनेशन एक तरीके से है। इसकी मेरिट है, ग्रिड लेआउट वाली सारे फ़ायदे यहाँ पर मिल जाते हैं कि वॉल्स के साथ साथ अरेंज करने से, और मैक्सिमम स्पेस यहाँ पर यूज़ हो जाता है। दूसरा रेस ट्रैक वाले की तरह कस्टमर जो है वो क्योंकि चौड़ी एसल होती है, एक फर्स्ट टू लास्ट होती है वो, तो वहाँ पर जो है वो मूव कर सकता है। इसके अलावा ये जो है इम्पल्स परचेज को बढ़ावा देता है, तो स्पाइन वाला ये है। ये थे हमारे चारों लेआउट। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोर लेआउट, क्यों हम बनाए, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमने इतना कुछ पढ़ा है तो हमें समझ में तो आ ही गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है इंक्रीज्ड रेवेन्यू। अगर आपका स्टोर लेआउट सही होगा तो आप यहाँ पर अच्छे से अपनी चीज़ों को बेच सकते हो, ऑर्डरली मैनर में रख सकते हो, और जो है अगर कोई आप ऑफ़र देना चाहते हो कस्टमर को परचेज़ करने के लिए, एनकरेज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। इन सभी चीज़ों से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, तो इंक्रीज़ हो जाएगा वो। इसके बाद आता है डायरेक्टिंग कस्टमर ट्रैफिक। यहाँ पर क्या है कि आप अपने हिसाब से, जैसे रिटेलर चाहता है ना वैसे कस्टमर मूव करेगा आपका स्टोर लेआउट अगर सही बना हुआ है तो, ठीक है। तो जैसे आप चाह रहे हो ना कि कस्टमर यहाँ से होकर वहाँ जाए और ये चीज़ें एक्सपोज्ड हो कस्टमर के आगे, तो आप उसको उसी हिसाब से कर सकते हो, कस्टमर को डायरेक्ट कर सकते हो बिना कुछ कहे, क्योंकि लेआउट ही आप ऐसा बना दो, ठीक है। ये है। इसके अलावा शॉप लिफ्टिंग वगैरह रिड्यूस हो सकती है इससे, वो तो हमने पढ़ा ही है। इसके बाद आता है प्रिवेंटिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस। यहाँ पर क्या है, जैसे अभी पढ़ा हमने, शॉप लिफ्टिंग जो है उसको रिड्यूस कर सकते हो, मिनिमम तक ला सकते हो, बल्कि ज़ीरो भी कर सकते हो अगर आपने स्टोर लेआउट को ठीक से जो है मैनेज किया है तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा आप समझदारी दिखाकर आप कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हो, जैसे एक्सपेंसिव आइटम्स जो हैं उनको इस ऐसी जगह पर रखो कि आपको दिखे, सेल्स पर्सन वहाँ पर रख दो 2-4, तो मतलब आप एंट्री एग्जिट से इस तरीके से अरेंज कर सकते हो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपके साथ ना हो। इसके बाद है ईज इन डिसीजन मेकिंग। रिटेलर के लिए डिसीज़न लेना आसान है, अगर उसने अच्छा स्टोर लेआउट वाला डिसीज़न ले लिया ना तो बाकी सब चीज़ें उसके लिए आसान हो जाती हैं। दूसरा, कस्टमर के लिए भी कई चीज़ें आसान होती हैं कि उसे मतलब कैसे क्या चीज़ परचेज़ करनी है, वो एक्सपोज्ड अगर उसके सामने सही तरीके से होगी तो वो भी डिसीज़न लेने में आसानी महसूस करता है, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो जाती है कस्टमर के माइंड में। इसके बाद आता है एनकरेजिंग इम्पल्स परचेज़ या इम्पल्स सेल्स कह सकते हो आप। यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से स्टोर लेआउट बनाया जाता है कि इतना अट्रैक्टिव लगता है कस्टमर को कि वो अनप्लान परचेज भी कर लेता है, तो ये इससे जो है रिटेलर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। ये है। इसके बाद है बैलेंस बिटवीन स्टोरेज एंड डिस्प्ले स्पेस। यहाँ पर कहता है स्टोरेज और डिस्प्ले कि कितना तो आप स्टोर करो, कितना डिस्प्ले करो, क्योंकि ज़्यादा स्टोर अगर आप कर दोगे तो डिस्प्ले करने के लिए नहीं बचेगा और स्पेस चाहिए स्टोर करने के लिए, और अगर ज़्यादा डिस्प्ले कर दिया तो फिर वो वेल अरेंज्ड नहीं दिखेगा और ज़्यादा भरा भरा सा लगेगा। तो ये बैलेंस बना के चलना है, अच्छा स्टोर लेआउट ही ये बैलेंस बना सकता है, तो ये है। इसके अलावा डिक्रीजिंग कॉस्ट,
यहाँ पर क्या है, एक अच्छा स्टोर लेआउट जो है वो ओवरऑल कॉस्ट को डिक्रीज़ करता है और ओवरऑल प्रॉफिट को बढ़ाता है इसी ज़रिए से, ठीक है। ये इसके बाद आता है इन्हांसिंग द लुक ऑफ द स्टोर। ऑब्वियस है ये तो स्टोर की लुक जो है वो पूरी तरीके से स्टोर लेआउट पर डिपेंड है। स्टोर की लेआउट तब अगर अच्छी होगी तो वो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा कस्टमर को और कस्टमर परचेज़ कर लेगा। तो ये था हमारा 8th चैप्टर। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 9th चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि 2 वीडियोज़ में होगा, हमारा एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो हम ये कल 9th चैप्टर करेंगे।